गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास कुछ बातें और डिस्कस की थी। हमने कल नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। एक तो कल हमने एग्जांपल कर लिया था रिबेट वगैरह का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 87 ए रिबेट वाला जो 112A वाला पॉइंट हमने किया था कि उसमें से रिबेट आपको नहीं मिलेगी, और हमने स्टार्टिंग की थी नोट्स की रीडिंग करनी। तो कल मैंने आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब चीज़ें एक तो बताई थी। दूसरा, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, एचयूएफ के बारे में मैंने कहा था चीज़ें ज़्यादा लिखी हुई हैं लेकिन इतनी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, पर यहाँ से मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ। एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन है। पहली बात, पेज नंबर है जी हमारा 5, पेज नंबर 5। एचयूएफ को डिफाइन नहीं किया हुआ इनकम टैक्स एक्ट में, हिंदू लॉ से ये सारी चीज़ें हमने उठाई हुई हैं, जिसमें सारे मेल्स लीनियरली डिसेंडेड, यानी कि बेटा पोता। हालांकि आपको एक बात और पता होगी शायद, 2005 से जेंडर इक्वालिटी का स्टेटस आ गया है, जिसमें कि अब फीमेल्स को भी, डॉटर्स को भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर या को पार्टनर अब बना सकते हैं। बट ये चीज़ें आपके एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती हैं। एचयूएफ का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, स्टेटस से आता है। जैसे ही बर्थ होता है तो आपको एक एचयूएफ के मेंबर का स्टेटस मिलता है। और आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं और जो सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, यानी जैन फैमिलीज अगर इस तरह से कुछ कर रही हैं, कोई एक्टिविटी कर रही हैं, या सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज कुछ एक्टिविटी कर रही हैं, उनको भी असेस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में एज एन एचयूएफ। ठीक है, इसके नीचे जो ये चीज़ें लिखी हुई है ना, को पार्टनर्स वगैरह, इनको ये सिर्फ आपकी रीडिंग के लिए हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। इनकम टैक्स एक्ट में इनका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, तो ये चीज़ आप एक बार पढ़ना हुआ पढ़ लेना। और जो ये दया भागा, मिताक्षरा, आपने शायद सुना होगा, मिताक्षरा वेस्ट बंगाल और असम के अलावा बाकी स्टेट्स में एप्लीकेबल है, और दया भागा जो सिस्टम है वो वेस्ट बंगाल एंड असम में एप्लीकेबल। ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट की नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दीज थिंग्स आर नॉट रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट। ये सारी चीज़ें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉ से उठाई हुई हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। मेरे हिसाब से पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फर्म आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ ली थी। कंपनी कल मैंने आपको बता दी थी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सब चीज़ें बता दी थी। ठीक है, उसके बाद एओपी और बीओआई, इसके अंदर भी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं स्टडी मटेरियल ने, लेकिन अभी इसके अंदर मैं आपको लेकर जाके मैं लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो एओपी और बीओआई में क्या फ़र्क है। एओपी में कोई भी मेंबर हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, कोई भी आपस में एसोसिएट होके कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म बनाकर नहीं बिजनेस कर रहे, तो हो सकता है इनकम टैक्स वाले उन्हें एओपी की तरह असेस करें, एओपी की तरह असेस करें। और बीओआई में केवल और केवल इंडिविजुअल्स उसके मेंबर हो सकते हैं। बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स उसके मेंबर हो सकते हैं। आप इतनी चीज़ अभी माइंड में रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। लोकल अथॉरिटी कल मैंने आपको पढ़ानी शुरू की थी, और ये पर्सन की डेफिनेशन चल रही है हमारी सारी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 की पर्सन की डेफिनेशन चल रही है। और लोकल अथॉरिटी के अंदर एक लाइन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये भी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। सीए इंटर में ज़्यादा इसमें से पेपर आपका नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था सीए इंटर में केवल और केवल इंडिविजुअल्स, थोड़ा बहुत फर्म के बारे में और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में आपको पूछ सकता है। मैक्सिमम चांसेस आपके रहते हैं इंडिविजुअल के बारे में क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो सुनिएगा, लोकल अथॉरिटी की एक लाइन पढ़ा रहा हूँ। लोकल अथॉरिटी का क्या होता है टैक्सेबल, सुनना, वो इनकम जो से अराइज होती है बिजनेस कैरी ऑन करके, एक्सेप्ट अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विस विद इन इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शनल एरिया। यानी अगर इसकी हिंदी करो, अगर एक लोकल अथॉरिटी अपने ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में अगर कोई सर्विसेज या वो करेगी, कॉमोडिटी या सर्विस सप्लाई करेगी और बदले में पैसे चार्ज करेगी, उस इनकम पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा है एक्सेप्ट। यानी कि लोकल अथॉरिटी हर इनकम के लिए टैक्सेबल है, लेकिन जो वो कॉमोडिटी या सर्विस सप्लाई कर रही है अपने ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में, उस पर अगर वो कोई चार्जेस ले रही है, वो इनकम टैक्सेबल नहीं है। लेकिन एक बात और इसमें लिखी हुई है कि अगर वो पानी या बिजली सप्लाई करते हैं इवन आउटसाइड देयर ओन ज्यूरिसडिक्शनल एरिया, उसको भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने एग्जम्प्ट कर रखा है। यानी छोटा कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क में, कोई एमसीक्यू वगैरह, कि जी एक लोकल अथॉरिटी की कौन कौन सी इनकम्स पे टैक्स नहीं लग रहा। तो आप दो चीज़ें याद रखिए, एक, अपने ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में वो जो भी कॉमोडिटी या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं और उसके बदले जो पैसे चार्ज कर रहे हैं, एक तो उस इनकम पे टैक्स नहीं है। और अगर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने ज्यूरिसडिक्शनल एरिया के बाहर भी अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, उस इनकम पे भी टैक्स नहीं है।
इसका मतलब लोकल अथॉरिटी हर इनकम पे टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, जो वो कमाएगी अपने ज्यूरिसडिक्शनल एरिया के बाहर कोई कॉमोडिटी या सर्विस सप्लाई करके, अदर देन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस इतनी का चीज़ याद रख लो। बाकी पूरे कोर्स में मेरी इसकी आगे कोई डिस्कशन नहीं होगी। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के चैप्टर में बेसिक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप थोड़ा बहुत रीड कर लेना, लेकिन अगले चैप्टर्स में जाके हमने सारा फोकस इंडिविजुअल पे ही ज़्यादा रखना है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन कल मैंने आपको बता ही दिया था, और इसमें नोट में ये लिखा हुआ है कि भाई हमारा इनकम टैक्स लॉ यानी कि सेक्शन 231 इसमें ये क्लियर करता है कि आप चाहे एओपी हो, आप चाहे बीओआई हो, आप चाहे लोकल अथॉरिटी हो, आप चाहे एजेपी हो, आपको फिर भी पर्सन माना जाएगा, चाहे आपने इनकम प्रॉफिट गेन कमाने के उद्देश्य से ये एसोसिएशन करी थी या नहीं करी थी। यानी हमें मतलब नहीं है कि आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए ये चीज़ करी थी या आपने रिलीजियस पर्पस के लिए ये चीज़ की थी। हाँ, अगर आप चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए कोई चीज़ कर रहे थे, हम आपको कोई एग्जम्पशंस या डिडक्शंस दे देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करोगे। यानी आप एओपी हो, आप बीओआई हो, आप एजेपी हो, आप लोकल अथॉरिटी हो, बड़ी अच्छी बात है। आपने जिस मर्जी पर्पस के लिए ये बॉडी फॉर्म करी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे लॉ के पर्पस के लिए आपको एक बार तो पर्सन माना जाएगा, आपको एक बार तो पर्सन माना जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। असेसी की डेफिनेशन हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको आपने याद भी करना है। अब थोड़ी सी डेफिनेशंस और छोटी मोटी हम पढ़ा देते हैं आपको। पेज नंबर 8 पे असेसिंग ऑफिसर क्या है, असेसिंग ऑफिसर क्या है, तो पेज 8 पे असेसिंग ऑफिसर की डेफिनेशन देखिएगा। जनरली अब ये क्या वर्ड है असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इनकम टैक्स लॉ में सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट है, यानी असेसी ने खुद अपनी इनकम असेस करके सरकार को, डिपार्टमेंट को सारी की सारी अपनी जानकारी देनी होती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार अगर आप अपनी असेसमेंट ठीक से नहीं करते हो, या अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आप अपने टैक्स वगैरह ठीक से नहीं बता रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी असेसमेंट कर सकता है। तो ऐसे केस में आपका कोई ना कोई असेसिंग ऑफिसर होगा, आपका कोई ना कोई एओ होगा, इसे मैं शॉर्ट में बोलता हूँ एओ। वैसे एओ वर्ड ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कोई एंटिटी में जैसे अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे मैं एओ वर्ड बोल रहा हूँ असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन है? जनरली किसी असेसी के लिए या तो असिस्टेंट कमिश्नर होता है एओ असेसिंग ऑफिसर यानी, या डिप्टी कमिश्नर, या फिर कई बार आईटीओ भी असेसिंग ऑफिसर होता है। मतलब अगर आप ना इनकम टैक्स अथॉरिटीज देखो, अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज देखो तो इस लेवल के जो आदमी हैं, गौर करना, इस लेवल के जो आदमी हैं, ये वाले तीन, नॉर्मली इनमें से कोई आईटीओ होता है। यानी सबसे नीचे तो इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स असेसिंग ऑफिसर्स नहीं होते। इंस्पेक्टर्स तो साथ में ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए इंस्पेक्टर्स भी हैं, लेकिन ऑफिसर रैंक का आदमी कौन है? या तो आईटीओ, या असिस्टेंट कमिश्नर, या डिप्टी कमिश्नर। हालांकि आगे हमने लिखा है कि जब इन सम केसेस, कई केसेस, जरा मेरे को बताना सारे बच्चे कमेंट करके, कौन से केसेस होंगे जहां जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर भी असेसिंग ऑफिसर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अथॉरिटीज में देखो तो जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ये लोग हैं, ये लोग जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और ऊपर के लोग हैं। बताओ ये कौन से केस होते होंगे? हाई इनकम केसेस या लो इनकम केसेस? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर दोगे। कौन से केसेस में इन लोगों को असेसिंग ऑफिसर बनाया जाता होगा? हाई इनकम केसेस या लो इनकम केसेस? कौन से केसेस में इन लोगों को असेसिंग ऑफिसर बनाते होंगे? हाई इनकम केसेस में या लो इनकम केसेस में? किनको? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इन लोगों को। तो मेरे पास सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आता है। सबसे पहला इनकम आ रहा है करणवाल जी का, बिल्कुल ठीक। हाई इनकम केसेस, सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। सर जो हाई इनकम केसेस होंगे ना, उनके अंदर डिपार्टमेंट क्या करता होगा, और ऊपर के लेवल के लोगों को असेसिंग ऑफिसर बनाता होगा, और ऊपर के लोगों को असेसिंग ऑफिसर बनाता होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीए इंटर में आपसे डिपार्टमेंट रिलेटेड बातें ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आईटीओज, डिप्टी कमिश्नर्स,
ये सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। अगर हम और टेक्निकली बोलें तो ये सारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जिसकी बात मैंने पहले भी आपसे करी थी कि सबसे ऊपर सीबीडीटी है। तो डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, किस रैंक के आदमी के पास क्या पावर होती है, ये सारी चीज़ें भी इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी हैं। लेकिन सीए इंटर के सिलेबस में ये चीज़ें आपके नहीं हैं। पर हाँ, थोड़ा सा बस माइंड में ये रखो कि नॉर्मली जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो आईटीओज होते हैं, या जो नीचे के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लोग हैं। हालांकि हाई इनकम केसेस में जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर लेवल के आदमी भी आईटीओज कह रहा हूँ, असेसिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं। इतनी बात आप माइंड में रखिएगा। बाकी हम इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर आ गया जी हमारा 9, और इस पे टॉपिक दे रखा है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये तो हमने कॉपी में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एक बार यहाँ से भी मैं रीडिंग करवा देता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। पहली लाइन क्या बोल रही है? हर प्रीवियस ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में टैक्स की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर से 12 महीने का जो पीरियड है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर से जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। आपको ये चीज़ें अच्छे से आती हैं कि प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस के अंदर। तो जो टैक्स है हमारी टोटल इनकम का, वो लेवी कब होता है? असेसमेंट ईयर में। हालांकि मैंने कहा था पे आपको साथ साथ करना पड़ता है, इसीलिए एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है। टैक्सेबल नेक्स्ट ईयर में हो रही है इनकम, लेकिन क्योंकि आप पहले टैक्स पे कर रहे हो इसीलिए उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं, ठीक है सर। सभी पर्सन्स को, आप चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, कोई भी हो, सभी को यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर फॉलो करना होता है। यानी यहाँ पे ना अकाउंट्स वाला सिस्टम नहीं है कि आप कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकते हो, आप फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकते हो। जी नहीं, सभी को कॉमन प्रीवियस ईयर फॉलो करना है। अगर आप अपनी किताबें कैलेंडर ईयर पे भी मेंटेन कर रहे हो, इवन देन आपके लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे सुनना, एक छोटी सी एक्सेप्शन कह देते हैं इसकी हम, कि अगर आप कोई न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन हो, यानी अभी आपने, जैसे मान लो आपने पहले सीए कंप्लीट करी, सपोज करिए आपने 22 ईयर्स की एज पे सीए कंप्लीट करी। वैसे तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सब कुछ करते हो तो 21 ईयर्स की एज पे सीए कंप्लीट हो जाती है, 21.5। चलो हम मान लेते हैं 22 ईयर्स की एज में हमने सीए कंप्लीट करी, और सीए कंप्लीट करी मान लो मई के पेपर, हमने उसका रिजल्ट आया जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आया, जुलाई तक रिजल्ट आया। तो जुलाई के बाद हमने सितंबर में अपना सेटअप शुरू कर लिया, हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर ली। तो सितंबर से पहले तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो न्यूली सेटअप प्रोफेशन है हमारा, न्यूली सेटअप प्रोफेशन है। तो उस केस में जब से आपने उसको सेटअप करा तब से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर मैंने अपना बिजनेस 18 दिसंबर से स्टार्ट करा है, तो मेरा प्रीवियस ईयर, पहला वाला बिजनेस का प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 18 दिसंबर से लेके 31 मार्च। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कुछ खास इसके अंदर नहीं है। इवन अगर आपकी कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम है जो अभी एग्जिस्टेंस में आई है, तो उस केस में भी उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो वहां से शुरू होगा जब से वो आपकी इनकम सोर्स में आनी शुरू हुई है या एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हुई है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस इतना माइंड में रखो कि अगर मैं नया असेसी बन रहा हूँ तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर वहां से स्टार्ट हो जाएगा जहां से मेरा सोर्स ऑफ इनकम वो एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ है। और लास्ट पॉइंट क्या है? हर फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। ये मैं आपको कॉपी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आई होप आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे 21-22 की अगर मैं बात करूं, ये प्रीवियस ईयर है 21-22 का, और ये असेसमेंट ईयर रहा होगा प्रीवियस ईयर 20-21 का। आई होप यहां तक आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे सुनना, अगली डेफिनेशन दे रखी है असेसमेंट की। सर क्या ये सेक्शन हमें लर्न करने हैं, सेक्शन 2 वगैरह? जी नहीं, जो सेक्शन बस मैं आपको बताऊंगा या मैं बार बार रिपीट करता हूं उतने आप याद रखो, सारे सेक्शंस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट कौन सी वाली असेसमेंट की बात कर रहा है ये? अगर तो मैं अपनी खुद कर रहा हूं वो तो सेल्फ असेसमेंट है, उसकी डेफिनेशन नहीं है। ये असेसमेंट वो है जो डिपार्टमेंट यानी कि असेसिंग ऑफिसर, अब मैं असेसिंग ऑफिसर किसे बोल रहा हूँ? डिपार्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली असेसिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट कर रहा है? डिपार्टमेंट ही तो कर रहा है। आपने ऊपर पढ़ा है असेसिंग ऑफिसर कौन है? या तो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है, ऊपर के केसेस में जॉइंट कमिश्नर हो सकता है, ठीक है, वो चीजें। तो ये डिपार्टमेंट ही है सारा। तो अगर किसी असेसी की इनकम असेस करता है डिपार्टमेंट, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट,
ठीक है। ये नॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है, यानी आपने रिटर्न फाइल करी, रिटर्न फाइल करके उन्हें लगा नहीं नहीं हमें इसकी चेकिंग करनी है कि बंदे ने रिटर्न ठीक से फाइल करी है कि नहीं करी है, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से दी है कि नहीं दी है, उसे हम बोलते हैं कि उन्होंने असेसमेंट स्टार्ट कर दी है। ठीक है। और इसके अंदर एक कंसेप्ट और होता है रीअसेसमेंट, हालांकि वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। रीअसेसमेंट टर्म वैसे हम इस तरह लिखते हैं कि अगर पहले आपकी कोई असेसमेंट हो चुकी है जिसमें उन्होंने पहले कोई कमी पेशी नहीं निकाली, लेकिन बाद में उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई जिससे आप उनको पता लगता है कि पहले आपने टैक्स ठीक से नहीं भरा था, तो इनके पास ये भी पावर होती है कि ये रीअसेसमेंट भी कर सकते हैं। बट अभी ये चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो असेसमेंट के साथ भी मैं लिख देता हूँ जस्ट रीड। जस्ट रीड, असेसमेंट भी जस्ट रीड है और इवन असेसिंग ऑफिसर भी जस्ट रीड है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि चलो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता लग जाए कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीए इंटर का पूरा हम इनकम टैक्स पढ़ लें, लेकिन रियल लाइफ में कोई हमसे बोले असेसिंग ऑफिसर, असेसमेंट, हमें टर्म्स के बारे में पता ही ना हो, उसका भी फायदा नहीं कोई। ठीक है। तो मैंने आपको ना पहले भी कहा था कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको स्टार मार्किंग वगैरह कराता रहूंगा। एक ना इस पर स्टार लगा लेना, डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है पेज नंबर 7 पे। ठीक है। बाकी ये कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे आप स्टार लगा लेना। बाकी डिफाइन पर्सन तो आ ही सकता है, उसके अंदर आपने सिर्फ नाम लिख के आने हैं पर्सन के, जो ये पॉइंट है ना डिफाइन पर्सन। ठीक है। चाहो तो एक काम करो, पेज नंबर 5 पे ना पर्सन के साथ सारे पॉइंट्स लिख लो, इंडिविजुअल लिख लो एक बार, आपको फिर याद भी हो जाएंगे। पहला पॉइंट पर्सन के अंदर इंडिविजुअल था, दूसरा पॉइंट एचयूएफ, तीसरा पॉइंट फर्म, फर्म के साथ साथ एलएलपी भी आ जाती है। पेज नंबर 5 पे लिख रहा हूँ जी ये मैं। ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 फर्म एलएलपी के बाद कंपनी, कंपनी में आपको पता ही है इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, सारे हमने कल कॉन्सेप्ट कवर किए। पॉइंट नंबर 5 एओपी ऑब्लिक बीओआई, हालांकि हमने इन दोनों को अलग अलग बना के दिया हुआ है नंबरिंग में। पॉइंट नंबर 6 लोकल अथॉरिटी, और पॉइंट नंबर 7 है जी हमारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये साथ के साथ आपको याद रखने हैं। अगर आपको पर्सन की डेफिनेशन आ जाती है तो अगर आप पर्सन इंक्लूड्स करके, इसमें भी ना ऊपर देखो इंक्लूड्स वर्ड लिखा हुआ है, यानी इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि ये सब लोग तो पर्सन की डेफिनेशन में है ही है। इसके अलावा भी अगर कहीं लगता है कि हमें कुछ कवर करना है तो वो भी दे आर ओपन टू इट, बट ये तो सारे पर्सन में इंक्लूडेड है ही है। तो ये साथ के साथ नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपने इनको लिख लिया हो और मेरी बातें सारी आपको यहां तक की समझ में आ रही हो तो फटाफट से एक बार करिए थम्स अप। इनमें से कंपनी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, और फर्म एलएलपी भी मैंने आपको बताया है कि सारी जगह पे ये फर्म और एलएलपी सेम ही मान के चलना है अपने इनकम टैक्स एक्ट में। जब तक सेक्शन कुछ अलग बात ना करे तब तक फर्म और एलएलपी की बात कॉमन होएगी। ठीक है। तो ये 7 के 7 नाम यहाँ पे आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा इनको कि पर्सन की डेफिनेशन में ये लोग आते हैं। वैसे कॉपी में भी मैंने आपको लिखवा रखे हैं, कॉपी में भी मैंने आपको ये लिखवा रखे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थम्स अप आने हो गए हैं स्टार्ट, बहुत सही, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ये ना एक्चुअल में क्या है, अब हमने कॉपी में इस चैप्टर के टैक्स रेट्स वगैरह तो सब सीख लिए। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि 10 से 12 लेक्चरों में आपको टैक्सेस का तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन इस चैप्टर में और बड़ा कुछ लिखा हुआ है थ्योरेटिकली, तो थोड़ा ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और इस चैप्टर में ना बाद में बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है जब मैं टेस्ट लेता हूँ, सर इस चैप्टर में से क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ ही बताई जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपने किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा लिखी हुई है, जबकि पेपर में इतनी थ्योरी पूछते नहीं है, लेकिन मेरे को इसलिए कवर करनी पड़ती है क्योंकि स्टडी मटेरियल में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इस चैप्टर के बारे में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कवर किया हुआ है। ठीक है। चलो बहुत सारे थम्स अप आगे बढ़ते हैं। यहाँ थे ना हम असेसमेंट पढ़ लिया, असेसमेंट पढ़ रहे थे हम, सॉरी असेसमेंट हो ही गया ऑलमोस्ट हमारा। ठीक है। वैसे असेसमेंट के बारे में अभी और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ी बहुत। ठीक है। एक मैं आपको टॉपिक बताऊंगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आज ही आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली वो, पर पहले पेज नंबर 10 पे आ जाओ आप, पहले पेज नंबर 10 पे आ जाओ। पेज नंबर 10 पे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इनकम का। इनकम हो सके तो ये सेक्शन याद रख लेना 224, ठीक है, हो सके तो याद रख लेना, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, याद करना है।
वैसे तो अगर आप एक्ट में जाके ये सेक्शन पढ़ोगे ना, सेक्शन 2 क्लॉज 24, इसके कई आगे जाके सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, कई सारे सब क्लॉजेज हैं, कई सारे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्ट में कैसे लिखा हुआ है इनकम की डेफिनेशन वो नहीं कवर कर रहा, इनकम को नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं मैं वो कवर कर रहा हूँ। ये पांचों हेड्स के नाम आ गए भाई इनकम के अंदर, पढ़ के देख लो। सेक्शन 15 to 17 सैलरी है, 22 to 27 हाउस प्रॉपर्टी है, 28 से लेके 44 डीबी पीजीबीपी है, 45 से लेके 55 है कैपिटल गेन्स है। हालांकि कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी 111A, 112, 112A उन सेक्शंस में भी दे रखी है, सिर्फ टैक्सेबिलिटी, लेकिन कैपिटल गेन वगैरह कैलकुलेट कैसे होगा वो सब हमारे बता रखा है 45 से लेके 55A सेक्शन में, और 56 से लेके 59 में हमारी एनी अदर इनकम यानी कि अदर सोर्सेज। तो इनकम में यही आता है मोटा मोटा, ब्रॉडली हमें ये पता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स तो रिमेंबर बता रहा हूँ आपको मैं इनकम से रिलेटेड। इनकम से रिलेटेड पहला पॉइंट, हमारे इस एक्ट में इनकम का डेफिनेशन भी इंक्लूसिव दे रखा है, यानी इनकम इंक्लूड्स, इनकम में ये शामिल है, ठीक है। तो जो चीज़ें इन्होंने एक्सप्रेसली लिखी हुई हैं वो तो इनकम है ही है, क्योंकि एक्ट में मैंने बोला ऐसे नहीं बता रखा, हेड वाइज नहीं बता रखा, कई नाम दे रखे हैं इनकम्स के, वो अल्टीमेटली इन्हीं 5 हेड्स में क्लासीफाई होते हैं। तो अगर जो इनकम्स हमने एक्सप्रेसली नहीं भी बता रखी, इवन देन हमारी कहीं पे पावर, अगर हमें कहीं लगता है कि इसको भी इनकम बनाना है तो दे हैव द पावर टू डू सो, बिकॉज इनकम हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एन एग्जॉस्टिव मैनर। इतनी चीज़ आप माइंड में रखिए कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को एग्जॉस्टिव मैनर में डिफाइन नहीं करा हुआ, इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन करा हुआ है, इतनी चीज़ आप माइंड में रखिएगा। दूसरा, जो असेसी इनकम रिसीव करता है ना बेटा, वो कैश में भी रिसीव कर सकता है और काइंड में भी रिसीव कर सकता है। अच्छा, ऐसा क्या? मतलब अगर मैं कैश में इनकम नहीं रिसीव कर रहा, सपोज एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश ना पे करके आईफोन गिफ्ट कर देता है या कोई गाड़ी गिफ्ट कर देता है, इवन उसकी भी टैक्सेबिलिटी आएगी, यानी काइंड में जो चीज़ मिलती है उसकी ना मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी, या उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है नॉर्मली, और उसकी वैल्यूएशन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपसे इनकम टैक्स उस चीज़ पे भी वसूल करेंगे। यानी हमारे पूरे एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इनकम मॉनिटरी होनी चाहिए या इनकम कैश में ही होनी चाहिए। इनकम कैन बी इन कैश और इन काइंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी सर। थर्ड पॉइंट, भाई लीगल और इलीगल इनकम में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप जुआ खेलो, आप सट्टा लगाओ, आप बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, कुछ भी जीतो, इन सारी इनकम्स पे भी टैक्स लगेगा। हमारे इनकम टैक्स वाले कहते हैं ये हमारा काम नहीं है कि लीगल और इलीगल को हम डिस्टिंग्विश करें, हमें तो इतना पता है असेसी को इनकम हो रही है तो हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे, हमें इतना पता है असेसी को इनकम हो रही है तो हम इसके ऊपर टैक्स लेंगे। ये है जी हमारा थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करने के लिए पहले मैं आपको इधर ले जाता हूँ, थोड़ा सा रफ काम करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आंसर दीजिएगा। ये एक आदमी है एम्प्लॉयड और ये आदमी है जी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना कोई बिजनेस कर रहा है। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले की बात बाद में करूंगा, पहले मैं एम्प्लॉयड वाले की बात करता हूँ। एक एम्प्लॉयड वाला आदमी मान लो सैलरी ले रहा है 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। और इसके ऑब्वियसली हाउस होल्ड खर्चे होते हैं भाई, घर पे अगर कबीलदार आदमी है, सैलरी कमा रहा है लेकिन घर के खर्चे बहुत होते हैं भाई, बीवी बच्चे हैं, खुद भी खर्चे करता है, और अल्टीमेटली बच्चे को पढ़ाना भी है, ठीक है। और घर के जो और कोई फंक्शन है कुछ है, या चलो छोड़ो दाल रोटी पानी वो सब तो चलेगा ना, तो मान लेते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इसके महीने के हैं 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ। इसमें दाल आटा रोटी, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, बीवी के कोई और अगर कोई मतलब कि गोल्ड ज्वेलरी, सारे खर्चे बीच में आ गए, इसके खुद के कपड़े ये वो सब खर्चे बीच में आ गए। हाउस होल्ड खर्चे इसके हैं 40,000 पर मंथ, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बताना है इनकम टैक्स पर्पस के लिए इसकी इनकम कितनी होगी, व्हाट इज हिज मंथली इनकम जिस पे टैक्स लगेगा, व्हाट इज हिज
मंथली इनकम जिस पे टैक्स लगेगा। बताइए मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। 1 लाख रुपए महीना ये सैलरी ड्रॉ करता है, लेकिन 40,000 पर मंथ इसके खर्चे हो जाते हैं। 40,000 पर मंथ इसके खर्चे हो जाते हैं। तो पहला आंसर आ रहा है जी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ मंथली इनकम बनाई जाएगी। बाकी सारे बच्चे भी 1 लाख कह रहे हैं। 5-6 आंसर मेरे पास आ चुके हैं, सभी बच्चे 1 लाख कह रहे हैं। इसके अलावा और बच्चे सभी 1 लाख कह रहे हैं क्या? और भी अब 1 लाख के कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, सभी बच्चे 1 लाख कह रहे हैं। यानी कोई भी बच्चा ये दिमाग नहीं लगा रहा कि सर 1 लाख में से 40,000 रुपये महीने तो हमारे खर्चे हो जाते हैं, तो सर सिर्फ 60,000 पर मंथ आप टैक्सेबल करो। एक बच्चे का आंसर आया है निखिल शर्मा जी का, जिन्होंने आंसर दिया है 60,000। और एक और आंसर आया है आरशी सिंह बेदी जी कि जी आप एक काम करो ना सर, 1 लाख रुपए महीना वो कमाता है और 40,000 रुपये महीना उसका खर्च हो जाता है, तो सर आप सिर्फ 60,000 पर मंथ ही टैक्सेबल करो ना। एक बच्चा कह रहा है 1 लाख एक्सेप्ट जो डिडक्शन होगी अलाउड। हाँ, डिडक्शन की बात बाद में करेंगे, अभी मैं डिडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ। मंथली इनकम कितनी ट्रीट की जाए इसकी, तो 10:3 की रेशो चल रही है। अगर 10 आंसर 1 लाख के आ रहे हैं तो 3-4 आंसर मेरे पास 60,000 भी आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ। भाई सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, इसकी टर्नओवर है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। और टर्नओवर को जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ खर्चे होते हैं, बिजनेस के अंदर खर्चे भी तो होंगे ना। ये बिजनेस के खर्चे हैं, ये है जी 30,000 पर मंथ, और साथ ही साथ भाई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर तो उसका भी है, घर पे खर्चे तो उसके भी हो रहे हैं, तो उसके खर्चे घर पे हो रहे हैं कितने, मान लेते हैं 25,000 पर मंथ। 25,000 पर मंथ। इसकी मंथली इनकम कितनी मानी जाए, तो यहाँ पे 2 आंसर आ सकते हैं। एक आंसर आएगा, बल्कि 3 आ सकते हैं। एक तो 1 लाख ही आएगा, सर टर्नओवर को उठा के टैक्सेबल कर दो, जो कि मेरे हिसाब से किसी के दिमाग में नहीं चल रहा होगा। सर इस टर्नओवर को अचीव करने के लिए जो आपने खर्चे करे हैं, यानी बिजनेस को चलाने में, बिजनेस की टर्नओवर क्रिएट करने में आपके जो खर्चे लग गए, सर वो खर्चे तो माइनस करो ना उसमें से। इनकम तो ऐसे निकलती है, बचपन से आपने हमें क्या सिखाया है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट लॉस। तो अगर 1 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू है लेकिन 30,000 पर मंथ के खर्चे हो रहे हैं, तो सर 70,000 आएगा। अब यहाँ पे भी बच्चों का आंसर, ज़्यादातर बच्चों के 70,000 आ रहे हैं, लेकिन अब मैं पूछता हूँ जिन बच्चों ने पहले ये हाउस होल्ड खर्चे माइनस करके आंसर दिया था, फिर वो तो यहाँ भी हाउस होल्ड खर्चे माइनस करो भाई। 25,000 पर मंथ यहाँ भी माइनस करो हाउस होल्ड खर्चे। इस इलस्ट्रेशन से ना आपको मेरी एक बात समझ में आनी चाहिए, अगर ध्यान से आपने मेरी बात समझी है। अब बच्चों ने अपने आंसर चेंज करने शुरू कर दिए एम्प्लॉयमेंट वाले केस के। जैसे आरशी सिंह बेदी जी ने पहले आंसर मुझे 60,000 दिया था, लेकिन मेरी इस इलस्ट्रेशन के बाद शायद उनको मेरी बात अब बेटर समझ में आ गई है। सर इनकम का मतलब माना खर्चे माइनस करके इनकम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कोई भी खर्चे माइनस करने शुरू कर दोगे और इनकम निकाल लोगे, इनकम कम कर दोगे, ऐसे नहीं होता। जनरल रूल बता रहा हूं, जनरल रूल। इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चे करे हैं वही तो इनकम कैलकुलेट करते हुए माइनस होंगे। अब सोचो, जो इस एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपीज पर मंथ, जो इसने सैलरी अपने स्किल के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी डिग्री के बेस पे, जो ये 1 लाख रुपीज पर मंथ जो ये आज कमा पा रहा है, हालांकि इस पे लाइफ टाइम इसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, पढ़ाई पे भी पैसा खर्च करा हुआ है ना, ट्रेनिंग्स पे भी पैसा खर्च करा हुआ है, वो सारे खर्चे आप माइनस नहीं करवा सकते हो। सैलरी इनकम कैलकुलेट करते हुए आप कोई खर्चे नॉर्मली माइनस नहीं करवा सकते हो। खासकर जो ये आपके हाउस होल्ड खर्चे हैं, आटा दाल चावल, भाई जो भी खर्चे आप कर रहे हो ये लेस नहीं होंगे। हालांकि हमारे इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा हुआ है, एक ना फ्लैट डिडक्शन दे देते हैं 50,000 रुपीज़ की, कि चलो खर्चे पानी थोड़े बहुत आपके होते हैं सबके, सैलरीड क्लास आदमी के। अब आप चाहे 2 लाख कमा रहे हो, आप चाहे 20 लाख कमा रहे हो, आप चाहे 2 करोड़ कमा रहे हो सैलरी से, डिडक्शन आपकी सिर्फ 50,000 की है, सिर्फ 50,000 की है पूरे साल की।
वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लो, आप ये हाउस होल्ड खर्चे यहां से माइनस नहीं कर सकते हो। इवन राइट साइड में भी जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही खर्चे माइनस कर सकता हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो मेरे बिजनेस की टर्नओवर को क्रिएट करने में, या आप ये कह लो बस बिजनेस चलाने में जो मैं खर्चे कर रहा हूं। क्योंकि ना हर खर्चा जरूरी नहीं है टर्नओवर क्रिएट करे, ये भी पॉइंट है। अब किसी की आग लगी और आग लग के लॉस हो गया, अब वो लॉस से टर्नओवर जनरेट नहीं होती, लेकिन है वो बिजनेस का लॉस, है वो बिजनेस का लॉस। तो मैं आपको इतना सिंपल बोल रहा हूं अभी फिलहाल, बिजनेस रिलेटेड खर्चे ही आप माइनस करवा सकते हो जब आप बिजनेस के प्रॉफिट्स निकाल रहे हो। तो इसका जनरल रूल क्या बनेगा, एक इनकम को कमाने के लिए जो उससे रिलेटेड मैं खर्चे कर रहा हूं, सिर्फ वही वाले खर्चे हम माइनस कर सकते हैं। तो आओ अब मैं इस पॉइंट को पढ़ा के दिखाता हूं बुक में कैसे लिखा हुआ है। पेज नंबर 10 पॉइंट नंबर 4। भाई बच्चों, इनकम का मतलब क्या है, नेट रिसीट्स, ना कि ग्रॉस रिसीट्स। नेट रिसीट्स कैसे निकलती हैं, आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद अर्निंग सच रिसीट्स। इन रिसीट्स को कमाने के लिए जो मैंने एक्सपेंडिचर करे हैं, जब वो मैं माइनस करूंगा तब जाके मेरी निकल के आएगी नेट रिसीट। अब लेकिन एक पॉइंट और यहां पे ध्यान रखिएगा, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ये सारा कुछ बता रखा है कि इनकम निकालते हुए या इनकम कैलकुलेट करते हुए आप क्या चीजें माइनस कर सकते हैं और आप क्या चीजें माइनस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो आप हमें ये सेक्शंस पढ़ाओगे, ये वाले सारे, इन सेक्शंस में यही तो सब बातें बता रखी हैं कि इनकम कैलकुलेट करते हुए कौन कौन सी चीजें आप माइनस कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें आप माइनस नहीं कर सकते हो। यानी पॉइंट नंबर 4 अगर आप पढ़ के देखो, 5 कौन कौन से एक्सपेंडिचर आप डिडक्ट कर सकते हो हर हेड में से, ये सब चीजें इनकम टैक्स एक्ट में बता रखी हैं। ये सब चीजें इनकम टैक्स एक्ट में बता रखी हैं। इसीलिए सर आपने हमें बोला था कि इनकम कैलकुलेशन में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। यानी इनकम कैलकुलेट करते करते क्या क्या चीजें माइनस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें माइनस नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो जब चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आप कर रहे थे ना, वहां तो मैं सीधा लिख के दे रहा था सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यानी सब कुछ कैलकुलेट करके दे रहा था। लेकिन बेटा वो जो सैलरी इनकम दी हुई है ना पहले चैप्टर के क्वेश्चंस में, वो सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी वो सारा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा अधिकतर समय इस सब्जेक्ट के अंदर इनकम कैलकुलेशन में ही निकलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 5 तक अगर आपको मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है और आपको ये समझ में आ गया कि क्यों मैं बोल रहा हूं, और आपको बताऊं आज जो मैंने आपको ये दर्द बताया ना, ये वाला एम्प्लॉय वाला, कि एम्प्लॉय अपना कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकता है इनकम निकालते हुए, ये बहुत सारे एम्प्लॉयड लोगों का दर्द है। आप यकीन मानो, मेरे जितने भी नोन में लोग हैं, देखो एक्चुअल में मेरे नोन में जो लोग हैं अच्छा जो कमा रहे हैं, जिनकी सैलरी अच्छी 10 लाख से भी ऊपर है, उनको तो इतना दुख होता है कि हमको टैक्स बचाने का कोई तरीका ही नहीं समझ में आता। सिर्फ उनके पास एक ही तरीका है टैक्सेस बचाने का, इन्वेस्टमेंट्स करें, सेविंग्स करें, डिडक्शन लें। क्योंकि आप खर्चे माइनस ही नहीं करवा सकते। आप घूमने जा रहे हो, आप बच्चों की स्कूल की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, घर पे खर्च कर रहे हो, रेनोवेशन करवा रहे हो, नए नए तरह का फर्नीचर लेके आ रहे हो, नई नई एलईडी लेकर आ रहे हो, नए नए तरह का डाइनिंग टेबल लेके, जो मर्जी लेके आई जाओ आप घर पे, जितने मर्जी खर्चे करी जाओ। सैलरीड क्लास आदमी कोई खर्चे माइनस नहीं करवा सकता। और वो ना हमेशा कंपेयर करते हैं कि यार बिजनेस वालों को एक सुख है कि ना अपने खर्चे दिखाकर वो अपने प्रॉफिट्स कम कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, अपनी मर्जी नहीं है कि कोई भी खर्चे माइनस करी जाए बिजनेस के अंदर भी। बिजनेस के अंदर भी आपने जो खर्चे दिखाने होते हैं, या खर्चे दिखाने नहीं बोलना चाहिए, जो खर्चे होते हैं आपके, दो शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस। दिखाने होते का मतलब तो ये है ना कि कुछ भी दिखा दो, फेक खर्चे दिखा दो कि हमारा ये खर्चा हो गया, हमारा वो खर्चा हो गया, और अपने प्रॉफिट्स को सप्रेस कर लो, कम शो कर दो। लेकिन सैलरीड क्लास आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता भाई, उनको तो बस गिनी चुनी डिडक्शंस मिलती हैं, वो डिडक्शंस एक्ट में बता रखी हैं, सिर्फ वही चीजें वो माइनस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। जी सर, कुछ कुछ क्या, हमें पूरी तरह समझ में आ रही है। बहुत सारे थम्स अप और कुछ कुछ डैबिंग हमारे पास कमेंट्स में आ गई है, बहुत अच्छी बात है।
अभी आगे भी बढ़ना है, हमने बहुत कुछ कवर करना है आज हमने नोट्स में से, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नोट्स के दर्शन आपको मैंने दिलवाए नहीं थे। तो आज मैं पूरे मूड में हूँ कि नोट्स की आपको पूरी की पूरी एक बार ना पूरा एक सीन में आपको दिखा दूँ नोट्स का क्या क्या है। भाई एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलती है उन्हें? बेटा मिलती है, लेकिन वो ट्यूशन फीस ना, बहुत लोग ये सोचते हैं ट्यूशन फीस का मतलब है कोचिंग फीस पे करना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पे करना। जी नहीं, आप ट्यूशन फीस वाले सेक्शन में देखिएगा वहाँ साफ लिखा हुआ है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, इनको पेमेंट करनी है। तो बड़ी बार ना क्या होता है, कुछ पेरेंट्स हमें बोलते हैं अपनी ना रिसीट वगैरह प्रॉपर दे दो, हमने डिडक्शन लेनी है। हम कहते हैं रिसीट तो ले लो लेकिन डिडक्शन मत लेना, क्योंकि हमें जो आप पे करोगे उसकी डिडक्शन नहीं मिलती इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ की नज़रों में वी आर नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनकी नज़रों में सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पता कौन है? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये लोग। कहते जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं ये थोड़े ना पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, ये नहीं, इनको नहीं पढ़ाई करवानी आती। हमने कहा ठीक है जैसे आपको, ठीक है जी। चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6 सुनिएगा। ये पॉइंट आपको मैंने बता रखा है कि पीजीबीपी इनकम निकालते हुए और अदर सोर्सेज की इनकम निकालते हुए आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है वो रेलिवेंट होता है। ये मैंने आपको कॉपी में भी लिखवा रखा है, सेक्शन नंबर 145, ठीक है, कॉपी में लिखा हुआ है आपने कि 2 हेड्स ऐसे हैं जिनमें बुक्स ऑफ अकाउंट आपके रेलिवेंट होते हैं, और बाकी हेड्स ऐसे हैं जिनमें बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट नहीं होती। पर 2 हेड्स ऐसे हैं जिसमें आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट होती है। और आगे हमने क्या लिखा है कि एक ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक ना स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, ICDS, इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। जैसे हमारे अकाउंट्स में होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे इनकम टैक्स वालों ने क्या बना रखे हैं? ICDS, इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ICDS। और 10 स्टैंडर्ड्स इन्होंने नोटिफाई करे हुए हैं, और ये सभी एसएससीज को फॉलो करने हैं जो लोग मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो आपको पता ही है जो अक्रूवल सिस्टम होता है, मर्केंटाइल सिस्टम बोले तो एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो लगा रहे हैं। तो जब आप पीजीबीपी इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम निकाल रहे हो तो आपको ICDS को फॉलो करना है। ये ना 10 जो ICDS हैं उनकी लिस्ट यहाँ बनी हुई है, आपको ये लर्न नहीं करनी है, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने डाली है। जैसे अगर आप देखोगे हमारा AS1 है अकाउंटिंग पॉलिसीज, यहाँ ICDS1 है अकाउंटिंग पॉलिसीज, हमारा AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, हमारा ICDS2 भी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पे ही बना हुआ है, हमारा AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इनका ICDS3 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हमारा AS9 है रेवेन्यू रिकग्निशन, इनका ICDS4 है रेवेन्यू रिकग्निशन। आपको लर्न नहीं करना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि ICDS का जो टॉपिक है वो आपके CA फाइनल लेवल पे है। मैं लिख देता हूँ इसके साथ में, ICDS कवर्ड एट CA फाइनल लेवल, ICDS कवर्ड एट CA फाइनल लेवल। ICDS का टॉपिक CA फाइनल लेवल पे आता है। और इसके अंदर एक लाइन आपको मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं पे भी इनकम टैक्स एक्ट और ICDS के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आया, अगर ICDS कुछ और कह रहा है और इनकम टैक्स एक्ट कुछ और कह रहा है, तो आपने हमेशा इनकम टैक्स एक्ट की बात माननी है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है सबसे ऊपर तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा नीचे आऊं तो अगर किसी एक लॉ की मैं बात कर रहा हूं, जैसे इनकम टैक्स लॉ, अब इनकम टैक्स लॉ में मैंने बताया था इनकम टैक्स एक्ट भी है, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये इनको भी नोटिफाई करा हुआ है ICDS को। तो आपको पता है अगर मैं नोटिफिकेशंस, रूल्स, सर्कुलर्स, इन सब में अगर मैं सबसे पावरफुल बताऊं आपको कौन है, तो सबसे पावरफुल एक्ट है। एक्ट में जो बात लिख दी है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर, क्योंकि एक्ट ने जो चीज क्लियर कर दी उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो। इवन मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई जजमेंट आती है उसको खत्म करने का भी एक ही तरीका है, एक्ट में जाके अमेंडमेंट करना, क्योंकि एक्ट में जो बात लिख दी है वो सबको माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर ICDS कुछ और कह रहा है और हमारा इनकम टैक्स एक्ट कुछ और कह रहा है तो इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस प्रिवेल करेंगी, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सर इसमें से हमें याद क्या क्या करना है?
एक तो चीज़ ये याद रखो कि भाई पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट रेलिवेंट है। इसमें एक चीज़ और याद रखो बस आप अपने नॉलेज के लिए, कि अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज की इनकम निकालने के लिए, तो आपने साथ में आईसीडीएस का भी ध्यान देना है। और लास्ट बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आईसीडीएस और इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी कंफ्लिक्ट है तो आपने बात माननी है इनकम टैक्स एक्ट की। इस बात को आप याद रखिएगा, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर में नहीं दिखेगा। पॉइंट नंबर 7 मैंने क्या लिखा है कि जो बाकी के 3 हेड्स हैं उनमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, इसे कर दिया जाएगा इग्नोर। सैलरीज में हमारा रूल क्या दे रखा है, जब मैं आपको अंदर पढ़ाऊंगा चैप्टर तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ये बुक्स नहीं देखते सैलरी इनकम निकालते हुए, ये सिर्फ ये देखते हैं कि अगर सैलरी रिसीव होगी या ड्यू होगी, जो भी पहले हो गया हम टैक्स लगा देंगे। ये मैं आपको अंदर सैलरी के चैप्टर में बताऊंगा फिर से। हाउस प्रॉपर्टी में ड्यू बेसिस पे टैक्स लेते हैं आपसे, इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे लागू करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे लागू करते हैं, यानी मिक्स है। कुछ चीज़ें ड्यू बेसिस पे चल रही हैं, कुछ चीज़ें कैश बेसिस पे चल रही हैं। पढ़ाऊंगा अंदर, डोंट वरी। और कैपिटल गेन हेड में पता क्या बोलते हैं, जिस ईयर में आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया उस ईयर में हम आपका टैक्स लगा देंगे, चाहे आपको पैसे मिले हों चाहे आपको पैसे ना मिले हों। आपने बुक्स जैसे मर्जी बनाई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जिनको समझ में आ गया अभी ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया बिल्कुल चिंता ना करना, क्योंकि अंदर जब मैं एक एक हेड आपको पढ़ाऊंगा हर हेड में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे टैक्सेबिलिटी आती है, और उससे आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ यार इनकम टैक्स वाले बुक्स को तो देख ही नहीं रहे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जब आप अगली बार इसकी रीडिंग करोगे ना तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, डोंट वरी। इसीलिए ना मैं इसको थोड़ा एंड में जाके पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो थोड़ी बाद में भी जाके आपको और क्लियर होंगी अपने आप ही। ठीक है, तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे पहले पॉइंट नंबर 9 पढ़ लो। कंटिंजेंट इनकम क्या होती है? कंटिंजेंट इनकम फ्यूचर में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो हमारा लॉ बोलता है जब तक वो कंटिंजेंसी हो ना जाए, यानी जब तक सर्टेनिटी ना हो जाए इनकम की कि हाँ ये इनकम आपको मिलेगी, तब तक उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। पढ़ के देखो पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 11 देखो। अगर किसी इनकम के टाइटल को लेकर, टाइटल क्या होता है भाई? टाइटल होता है ओनरशिप। टाइटल होता है ओनरशिप, मालिकाना हक। सपोज करिए किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और उस डिस्प्यूट की वजह से मान लो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, पर उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है मान लो, पर दो लोग लड़ रहे हैं कि ये रेंटल इनकम मुझे मिलेगी, ये रेंटल इनकम मुझे मिलेगी, ये रेंटल इनकम मुझे मिलेगी, यानी दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये इनकम मेरी है, ये इनकम मेरी है, ये इनकम मेरी है। अब डिपार्टमेंट इनको क्रिटिकली देख रहा है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ लड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर बहसबाजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यहाँ डिस्प्यूट का मतलब है प्रॉपर लीगल केसेस वगैरह फाइल करे हुए हैं, यानी लीगल केस वगैरह चल रहा है, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट के अंदर। अब इनकम टैक्स वालों ने सोचा कि यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं और हमें अपनी कोर्ट कचहरियों का पता ही है, सनी देओल जी पुरानी फिल्मों में बोली गए हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ मिलती है तो सिर्फ तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता जज साहब। मतलब उन्हें पता है ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तो लंबी चलेंगी। क्या क्वेश्चन आता है, क्या अगर इस तरह से डिस्प्यूट चल रहा हो इनकम के टाइटल को लेके, तो क्या असेसमेंट होल्ड कर दी जाएगी, यानी उस इनकम की टैक्सेबिलिटी को होल्ड कर लिया जाएगा? द आंसर इज नो। लॉ बोलता है लड़ते मरते रहो, कोर्ट कचहरी में चलता रहेगा केस। एक बार जिसके अकाउंट में ये इनकम गई है, यानी किसी के तो पास गई होगी ना इनकम, कोई ना कोई तो इस इनकम का रेसिपिएंट होगा, कोई ना कोई तो इस इनकम का रेसिपिएंट होगा। रेसिपिएंट जी अभी आप इस पर टैक्स भर दो, बाद में आप हारोगे जीतोगे वो तब का तब देखेंगे। हालांकि बच्चों का यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है सर अगर अभी हमसे टैक्स ले लिया पर बाद में अगर हम केस हार गए तो क्या होगा? बेटा वो चर्चाएं सारी अभी माइंड से निकाल दो, अभी सिर्फ इतना माइंड में रखो कि रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबिलिटी कर दी जाएगी। भाई जब लॉ ये बोल रहा है कि रेसिपिएंट से टैक्स ले लो, अगर बाद में उसका टैक्स नहीं बना तो उसका भी सिस्टम बनाया हुआ है लॉ ने सारा, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पढ़ के देखो पॉइंट नंबर 11, पढ़ के देखिए पॉइंट नंबर 11।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 11 पढ़ के देखिए फटाफट से। और जब आप पढ़ लो और आप ये मान लो कि हाँ हमें समझ में आ गया पॉइंट, वैसे मैं फिर कह रहा हूँ हम ये सारे पॉइंट्स का सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आगे मेरे सिलेबस में ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, पर हाँ हल्के फुल्के एक ओवरव्यू देने आपको ज़रूरी है कि अगर शॉर्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता हो। फटाफट से थम्स अप कर देना अगर आपको यहाँ तक की बातें मेरी समझ में आ रही हैं। और मैं स्पीड भी इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगा, तेज़ रखूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई फंडामेंटल्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे जो आगे मेरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हम फंडामेंटल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फटाफट से थम्स अप कीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, थम्स अप की बौछार होनी स्टार्ट होगी है कमेंट सेक्शन में। बहुत सही सर, बहुत सही। आज तो पूरे मूड में हो सर आप, आज तो सारी किताब खत्म करके भेजोगे आप। बेटा क्यों चिंता कर रहे हो, पढ़ते रहो, सुनते रहो। सुनो जी, पॉइंट नंबर 11 के बाद पॉइंट नंबर 12, पेज नंबर 11, पॉइंट नंबर 12। सर बीच में रह गए पॉइंट 8 और 10। अरे छोड़ो ना, आप आगे चलो। ओके सर, जैसे आपको। पॉइंट नंबर 12 सुनिएगा। पॉइंट नंबर 12 देखो, नॉर्मली ये चल क्या रहे हैं सर, ये पॉइंट कौन से चल रहे हैं सर? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 के ऊपर क्या चल रहा है सर? ये पॉइंट्स टू रिमेंबर चल रहे हैं बेटा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सर ये किसके पॉइंट्स टू रिमेंबर है बेटा? इनकम के अंदर, यानी इनकम से रिलेटेड इधर उधर के पॉइंट मैंने रिमेंबर के अंदर लिख दिए सारे। ये थोड़े आपको जो बेसिक्स पता होने चाहिए इनकम से रिलेटेड, वो मैं एक जगह पे इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है? तो आइए पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? 12। सुनिएगा भाई, इनकम का जनरल मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे आपकी इनकम क्या है, तो आप नॉर्मली आंसर वो करोगे जो आपकी पीरियोडिक इनकम होती है, जो आपको बार बार रेगुलरली जो आपको मिलती है, और डेफिनेट सोर्सेज से जो आपको मिलती है। अब सोचो ना, किसी की लॉटरी लगी, अब 1 करोड़ की लॉटरी लगी, अब वो अगली बार थोड़ा ना कहने लगेगा जी मैं साल में 1 करोड़ तो कमा ही लेता हूँ। भाई इनकम का मतलब क्या है? पीरियोडिकली जो आपको रेगुलरली मिलती है। नॉर्मल मतलब तो इनकम का ये होता है। लेकिन हमारा इनकम टैक्स एक्ट तो बेटा खतरनाक है। ये तो उन इनकम्स को भी इनकम ट्रीट कर लेता है जो आपको रेगुलरली नहीं भी अराइज होती। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम गेम शोज, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया था कैजुअल इनकम के अंदर क्लासिफाई होती हैं। आई होप आपको मेरी ये बात याद होगी। यानी इनकम टैक्स एक्ट में बेटा इनकम का मीनिंग बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। जी सर। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट। ये टॉपिक वैसे तो अकाउंट्स का है, एक्चुअल में ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो इनकम टैक्स है दैट इज ऑल्सो वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू अकाउंट। हाउ सर? बेटा खुद सोचो ना, आप अपनी इनकम जो कैलकुलेट करते हो उसके लिए आपको सारी अकाउंटिंग करनी पड़ती है ना, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। क्योंकि एक बात सिंपल समझो, इनकम को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू। ओहो, रेवेन्यू के स्पेलिंग को क्या हो गया? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब आपको पता है रेवेन्यू आपके P&L में जाते हैं, ट्रेडिंग P&L जिसे आप बचपन में बोलते थे, या +2 में आके आप इसे SPL बोलने लगे थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और एक्सपेंसेस भी आपके ट्रेडिंग P&L में जाते हैं। और आपको याद होगा ये जो चीजें आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाती थी इन्हें हम लोग रेवेन्यू आइटम्स बोलते थे। अकेला रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू आइटम्स। और जो आइटम्स आपकी बैलेंस शीट में जाती थी डायरेक्टली उन्हें हम लोग कैपिटल आइटम्स बोलते थे। जैसे आपको याद होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। भाई अगर आपको सही सही इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको ये भी तो पता होनी चाहिए ना कि आपकी कैपिटल आइटम्स कौन सी हैं, रेवेन्यू आइटम्स कौन सी हैं। ये भी तो सोचो। यानी अकाउंट से रिलेटेड भी तो इनकम टैक्स है ना, क्योंकि अकाउंटिंग में आप उसे क्या ट्रीट कर रहे हो ये भी देखना पड़ेगा। अब सोचो, अगर मैंने किसी से लोन बोरो करा, अब वो लोन बोरो करना सीधा मेरी बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी साइड। अब इनकम टैक्स वाले ये थोड़ी कहेंगे इसके ऊपर टैक्स भरो।
क्योंकि लोन बोरो करना इज माई कैपिटल रिसीट। पर मैं एक चीज यहां पे आपको और क्लियर कर दूं, पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं यहां पे, उसके बाद मैं आपको एक चीज और क्लियर करूंगा। जो बच्चे सीए फाउंडेशन मेरे पास पढ़े, मैं ना कैपिटल रिसीट्स में दो चीजें बताता हूं। मैं कैपिटल रिसीट्स में दो चीजें बताता हूं। पहले तो मैं रिसीट का मतलब क्या होता है, जहां भी पैसा आपके पास आ गया या मान लो फ्यूचर में आना है, वो एक तरह आपकी रिसीट होती है, उसे हम एक तरह रिसीट बोल देते हैं। अब कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? या तो जिससे लायबिलिटी बढ़ती है या जिससे आपका कोई फिक्स्ड एसेट गिरता है। या तो जिससे लायबिलिटी बढ़ती है या जिससे आपका फिक्स्ड एसेट गिरता है, इसे नॉर्मली आप कैपिटल रिसीट बोल देते हो। नॉर्मली अगर हम बात करें, देखो बेटा, जिस भी रिसीट से आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, जैसे मैंने लोन बोरो करा, अब वो चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन हो या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन हो, या मैंने किसी से एडवांस ले लिया, किसी अपने कस्टमर से एडवांस ले लिया, ये सब चीजें तो देखो लायबिलिटी की नेचर की हैं। अब लायबिलिटीज पे तो हमारे इनकम टैक्स वाले नॉर्मली इस पे टैक्सेस वगैरह नहीं लेते हैं, जो हम लायबिलिटीज इनकर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो मेरे बिजनेस में कोई मशीन है या मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी है, कोई लैंड पड़ा है, उसको मैं बेच दूं। अब आपको पता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक हेड बना हुआ है स्पेसिफिकली, जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। भाई कैपिटल गेन्स में तो आप जो चीजें बेचते हो वो आप रेकरिंग नेचर की आइटम थोड़ी होती हैं जिन्हें आप बेच रहे होते हो। अगर आप रेकरिंग नेचर से बेच रहे होते फिर तो वो आपका बिजनेस बन जाता। भाई आपने गोल्ड बेचा, आपने ज्वेलरी बेची, आपने कोई बिजनेस का फिक्स्ड एसेट बेचा, वैसे तो वो चीजें फिक्स्ड नेचर की थी जिन्हें आपने बेचा, कैपिटल रिसीट थी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इनकम टैक्स लॉ में रेगुलर इनकम्स को तो टैक्सेबल कर ही रहे हैं, वो कभी कभार होने वाली जो इनकम है जिसे आप कैपिटल रिसीट भी बोल देते हो नॉर्मली, इवन जो देखो लॉटरी की विनिंग हुई आपकी, या जो आपने वो बैटिंग गैम्बलिंग से जीता, देखा जाए वो आपकी कोई रेवेन्यू रिसीट थोड़ी है, वो कोई रेगुलर होने वाली रिसीट थोड़ी है। हालांकि सही तो उसको कैपिटल रिसीट बोलना भी नहीं होगा, जो भी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल देते हैं उसे हम, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, रोज रोज नहीं होगी, पर उसे भी हमारे इनकम टैक्स लॉ वाले टैक्सेबल कर देते हैं। तो मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ठीक है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो अकाउंटिंग के एंगल से भी जरूरी है, जो हम अभी पढ़ेंगे। दूसरी बात, रेवेन्यू रिसीट्स को तो नॉर्मली टैक्सेबल कराई हुआ है। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी हैं? जिन्हें हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं सीधा। मैं ना आपको छोटी सी चीज और क्लियर करता हूं यहाँ पे, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को याद करने के लिए मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक मुर्गी खरीदी, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं साथ साथ, परचेज ऑफ हेन। अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये मुर्गी कितने की होती है, लेकिन एक बार के लिए मान लेता हूं 20,000, जस्ट ऐसी मैंने फिगर हाइपोथेटिकल ले ली। अब जिनका पोल्ट्री का बिजनेस है वो इसमें कमियां मत निकालना शुरू कर लेना कि नहीं सर मुर्गी इतने की नहीं, इतने की होती है। एनीवेज, परचेज ऑफ हेन एक खर्चा, एक मैंने आपको एक्सपेंडिचर दिया। फिर ना इसकी हेन की ना जो आप ये कह लो फूड एंड अदर एक्सपेंसेस, भाई इनको, ये परचेज ऑफ हैंड्स हैं, चलो ठीक है, पता नहीं कितनी है, इनके ऊपर आपका खर्चा लगता है, मान लेते हैं 3,000 पर मंथ, सपोज 3,000 पर मंथ। फिर ना आप एग्स की सेल करते हो, आप एग्स की सेल करते हो, यानी मुर्गियों से जो अंडे होते हैं, अंडे आप बेचते हो, और अंडे बेच के आप 7,000 पर मंथ आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। अब वो छोटे होते कहानी सुनी हुई है ना आपने, कि बंदे को लालच आ गया कि मैं रोज अंडे बेच रहा हूं, तो अंडों से मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना किसी दिन मैं मुर्गी को एक ही बार में उसका काम तमाम करके सारे अंडे इकट्ठे बेच दूं, है ना। या आपके मन में आया मैं एक ही बार में मुर्गियों को ही बेच देता हूं और जितने पैसे आएंगे, यानी कि एक मैं आइटम और दे रहा हूं यहाँ पे, सेल ऑफ हेन्स।
आपने हैंड्स ही उठा के सेल कर दी 15,000 में सपोज, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। यानी मुर्गियां खरीदी, फिर मुर्गियों पे आपने उनकी रिपेयर मेंटेनेंस जिसे हम बोलते हैं उस पर खर्च करा, खाना पीना एंड ऑल, फिर अंडे बेचे, ठीक है। तो आपके पास ना मैं लिखता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए इनमें से अब कुछ आइटम्स इसमें रिसीट्स की हैं, कुछ आइटम्स इसमें एक्सपेंडिचर की हैं, कुछ आइटम्स रिसीट्स की हैं, कुछ आइटम्स एक्सपेंडिचर की हैं। नॉर्मल मैं अकाउंटिंग के एंगल से पूछ रहा हूं कौन सी आइटम कैपिटल आइटम्स है, कौन सी रेवेन्यू, पर साथ में वो भी लिखना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। 4 आइटम्स होती है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। बताइए मुझे कौन सी आइटम्स इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, या कौन सी कैपिटल रिसीट्स हैं या रेवेन्यू रिसीट्स हैं। देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। ये अभी मैं इनकम टैक्स के एंगल से नहीं ये एग्जांपल दे रहा, ये एग्जांपल मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग के एंगल से दे रहा हूं। देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। फटाफट से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 1 नंबर पॉइंट सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जी जी बिल्कुल ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक है। 1 नंबर पॉइंट सभी बच्चों ने बोला सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। आपने जो मुर्गी खरीदी है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हालांकि इनकम टैक्स में इसका ट्रीटमेंट अलग है, मैं पहले बोल दूं आपको, इनकम टैक्स वाले इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। मैं इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा अभी, मैं सिंपल आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करवा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट बच्चे बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसीट, गलत, भूषण गोयल जी का आंसर गलत है। सेकंड नंबर पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक। थर्ड नंबर पॉइंट रेवेन्यू रिसीट है, बिल्कुल ठीक, यानी अंडे बेच के जो आपको रिसीट्स आ रही हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, बिल्कुल ठीक। और 4 नंबर पॉइंट बच्चे कह रहे हैं सर क्योंकि जब आपने मुर्गी को ही सेल कर दिया ये आपका कैपिटल रिसीट है, ये आपका कैपिटल रिसीट है। मेरे पास मैक्सिमम आंसर सही आ रहे हैं, मैक्सिमम आंसर मेरे पास सही आ रहे हैं। 1 नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2 नंबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 नंबर रेवेन्यू रिसीट और 4 नंबर कैपिटल रिसीट, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं जी मेरे पास। अभी फिलहाल मैं कहता हूं एक चीज और सुनो, मैं सिर्फ इस पे फोकस लेके आना चाह रहा हूं आपका, नीचे वाले 2 पे, ऊपर वाले 2 की तो अभी मैं ज्यादा बात कर ही नहीं रहा क्योंकि अभी तो मैं रिसीट्स की बात कर रहा हूं ना, रिसीट्स, इनकम्स। तो आप ना इस मेरे एग्जांपल से जिंदगी भर के लिए याद रखना कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट की एक मैं आपको छोटे सा एक मैं आपको मूल मंत्र देता हूं, क्या सुनना। जब आपको कोई रेकरिंग इनकम हो रही है किसी सोर्स से, नॉर्मली वो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। आई रिपीट, जब किसी सोर्स से आपकी रेकरिंग इनकम हो रही है, जैसे मुर्गी हमारा सोर्स है यहाँ, तो सोर्स से हमें रेगुलरली अंडे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे, और उसे हम जो सेल कर रहे हैं वो हमारी रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन जिस दिन आपने अपना सोर्स ही एक्सटिंग्विश कर लिया, आई रिपीट, जिस दिन आपने अपना सोर्स ही एक्सटिंग्विश कर लिया इनकम का, और बदले में जो भी आपने पैसे इकट्ठे ले लिए, जैसे मुर्गी बेच के आपने एक ही बार में पैसे ले लिए, इसे हम नॉर्मली बोलते हैं कैपिटल रिसीट। क्या बात है सर, ये मैं आपको जनरल प्रिंसिपल दे रहा हूं। हालांकि केस टू केस जरूरी नहीं है कि हर बार यही फंडा चलेगा आपका, पर ऑर्डिनरली हमारा ये फंडा चल जाता है कि सर जब किसी सोर्स से रेगुलर इनकम हो रही है उसे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, उस रेगुलर इनकम को। जब हम अपने सोर्स को ही एक्सटिंग्विश कर लेते हैं, सोर्स को ही खत्म कर लेते हैं और इकट्ठा पैसा ले लेते हैं, वो नॉर्मली हमारी होती है कैपिटल रिसीट, वो नॉर्मली हमारी होती है कैपिटल रिसीट। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप ना एक काम कीजिएगा, अगर मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई है तो आप ना इसमें ना एक काम करना, घर से एक तो पढ़ के आइएगा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स का डिफरेंस, ये टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है, एक तो घर से। और इसके नीचे जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली रेवेन्यू रिसीट्स तो टैक्सेबल होती हैं और नॉर्मली कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल नहीं होती हैं, पर कुछ कैपिटल रिसीट्स को स्पेसिफिकली टैक्सेबल करा हुआ है हमारे एक्ट में।
जैसे कि सबसे पहले तो कैपिटल गेन्स टैक्सेबल किए हुए हैं हमारे एक्ट में, उन्हें मतलब नहीं है कि ये कैपिटल नेचर है, कहते हैं हम तो इसको टैक्सेबल करेंगे। हमें पता है कि रोज रोज आपको ये इनकम नहीं होगी, फिर भी हम इसे टैक्सेबल करेंगे। फिर दूसरा देखना, मान लो आप अपनी सर्विसेज टर्मिनेट कर रहे हो, क्या होती है टर्मिनेशन, मतलब खत्म करना। मान लो आप किसी जॉब में थे, वहां आपकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है और खत्म करने पे आपको कंपनसेशन पे हो रहा है, कंपनसेशन। तो ये ना वैसे सेक्शन जो 17 दे रखा है, शायद आपको पता होगा, ये सैलरीज चैप्टर का है, सैलरीज चैप्टर का है 15 से लेके 17। भले ही आपकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है, आपको कंपनसेशन मिल रहा है, कैपिटल नेचर का है, रोज रोज नहीं मिलेगा। इवन अगर आपकी किसी टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो रही है, जैसे पहले जो एग्री हुआ था बाद में उसको एम्प्लॉयर मॉडिफाई कर रहा है और मॉडिफाई करके आपको कंपनसेशन पे करने के लिए तैयार है, रोज रोज नहीं मिलेगा, कैपिटल नेचर का है कंपनसेशन। बट इसको भी हमारे इनकम टैक्स वालों ने स्पेसिफिकली टैक्सेबल कर रखा है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 में। और अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये 17(3) किससे डील करता है, ये मैं आगे जाके आपको सैलरी चैप्टर में बताऊंगा। प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, ल्यू की स्पेलिंग गलत हो गई, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ल्यू ऑफ क्या होता है, उसकी जगह पे, यानी अगर आपका एम्प्लॉयर सैलरी ना बोल के उसे किसी और नाम से आपको पे कर रहा है, इन ल्यू ऑफ मतलब उसकी जगह पे, पेमेंट तो आपको मिली है, भले ही कैपिटल नेचर की पेमेंट है, हम इसको भी टैक्सेबल कर देंगे, एज अ सैलरी टैक्सेबल करते हैं इसको भी, ठीक है। इसके अलावा आपको शायद ये ना पता हो कि अगर आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं ना किसी से, खासकर अनरिलेटेड पर्सन से, अनरिलेटेड पर्सन से अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं, भाई रोज रोज गिफ्ट नहीं मिलते, लेकिन ये गिफ्ट्स की भी टैक्सेबिलिटी आती है। मतलब आज आप सिर्फ इतना एक बेस बना लो कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में नो डाउट अंतर होता है, पूरा अंतर आप घर से पढ़ के आओगे, और जनरल रूल ये है कि रेवेन्यू रिसीट्स तो टैक्सेबल हैं, कैपिटल रिसीट्स को नॉर्मली हम टैक्सेबल नहीं करते, जैसे लोन लेना, एडवांस लेना किसी से, ये सब टैक्सेबल नहीं है, ये तो लायबिलिटीज में जाएगा हमारी। लेकिन कुछ कैपिटल रिसीट्स को भी हमारे इनकम टैक्स लॉ वालों ने स्पेसिफिकली टैक्सेबल कर रखा है, जैसे कि कैपिटल गेन्स, जैसे कि ये टर्मिनेशन ऑफ सर्विस पे कुछ अगर आपको मिलता है, या फिर कोई गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। इसका सेक्शन हम लोग बार बार सिलेबस में बोला करेंगे, 56(2)(10), 56(2)(10। फटाफट बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, सेक्शन 56 सुनते ही आपके माइंड में कौन सा हेड आता है, सेक्शन 56 सुनते ही आपके माइंड में कौन सा हेड आता है, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। उम्मीद कम है वैसे मुझे, पर हो सकता है सेक्शन वाइज स्टडी देख के आप याद कर लो। सेक्शन नंबर 56 देखते ही आपके मन में क्या आता है, देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है। 56 सेक्शन देखते ही आपके माइंड में क्या चीज आती है, कौन सा हेड आता है आपके माइंड में? तो आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आ रहे। पहला आंसर आ गया है अदर सोर्सेज, बिल्कुल। अदर सोर्सेज के अंदर तो बहुत सारी कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल करी हुई हैं, जैसे गिफ्ट्स हो गए, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, रोज रोज नहीं होते ये, पर फिर भी इनको टैक्सेबल करा हुआ है, फिर भी इनको टैक्सेबल करा हुआ है। तो अभी सारे बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं, ठीक है। तो घर से आप एक तो इनका डिफरेंस पढ़ के आइए, ठीक है। इसके अलावा बस ठीक है, बाकी तो मेरे को भी पढ़ाना पड़ेगा। या हाँ, एक चीज मैं आपको और दे सकता हूँ घर से पढ़ने के लिए। एक काम कीजिएगा, पेज नंबर ये वाला 20 वगैरह तो मैंने दे दिया था आपको पढ़ने के लिए पहले, ये भी दिया हुआ है। पेज नंबर है जी आपका, ये समरी पढ़ लेना एक तो, ये वाली पेज नंबर 23 पे जो दे रखी है, पेज 24 पढ़ के आओ, पेज 24 पढ़ के आओ। 24 नंबर पेज अगले लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। 25 भी पढ़ लेना, और इवन ये भी पढ़ लेना, 25 पूरा पढ़ लेना। 25 इसमें 111A, 112 वो सब दे रखा है थोड़ा, ठीक है। 25, 26 मत पढ़ना, 26 मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 27 पढ़ सकते हो, 27 पढ़ सकते हो, 26 मत पढ़ना, 27, ठीक है। और ये रिमेंबर के पॉइंट सारे, 28 ये पढ़ के आओ सारा 28 तक, उसके आगे तो क्वेश्चन ही है बस। अगले लेक्चर में हम पूरी कोशिश ये रखेंगे कि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम चीज़ें हमारी चैप्टर 1 की अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी ब्रॉडली, ठीक है। तो प्लीज़ पेज 28 भी पढ़ना है, 27 भी पढ़ना है,
26 छोड़ देना, 25 पढ़ना है, 24 पढ़ना है, ठीक है, 23 पढ़ना है, बस। बाकी उससे पहले जो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का डिफरेंस है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें जो रहती हैं इस चैप्टर की, अगले लेक्चर में काफी हद तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत जो चीजें बच जाएंगी वो उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।